बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 5। ओके बेटा, हमारा जो लेक्चर है आज वो है 5th लेक्चर ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। और आज हम बेटा जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नया पॉइंट। बेटा हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? नंबर 1 तो हम पढ़ चुके हैं क्या, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट। फिर पढ़ चुके बेटा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस। ओके, आज हम बेटा इस पर प्रैक्टिस आप ही कर लेंगे, बहुत इजी था वो, हमने एक क्वेश्चन कर भी लिया और मैं आपको होमवर्क दे ही चुका हूँ और उम्मीद है आपने उसको कर भी लिया होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर या चैप्टर का थर्ड पार्ट, डिविडेंड डिक्लेरेशन आउट ऑफ जनरल रिजर्व या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड declaration of dividend out of general reserve, out of general reserve। बेटा जनरली देखिए आप, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट में एक हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, या जो भी नया पॉइंट पढ़ने वाले भी उसमें बेटा होता है P&L, एक होता है जनरल रिजर्व एक्सेट्रा। जनरली जो डिविडेंड दिया जाता है ना बेटा, वो यहाँ से देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट रखा होता है उससे। देखिए बेटा एक चीज़ ये है, ये कंपनी का है P&L फॉर द ईयर बेटा 2019-20। बेटा यहाँ GP होता है, यहाँ एक्सपेंस होते हैं, यहाँ डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब यहाँ आता है बेटा। मैनेजरल रिम्यूनरेशन, सब खर्चे आकर फिर बचता है बेटा नेट प्रॉफिट। ये होता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, है ना बेटा। ये नेट प्रॉफिट जो फॉर द ईयर होता है ये जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, है ना बेटा। ये होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L और यहाँ आता है ये वाला नेट प्रॉफिट। बेटा कैश फ्लो में हम कई बार पढ़ चुके हैं, कैश फ्लो में हर क्वेश्चन में बनाया हमने जब इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट निकाला था। तो बेटा ये है ओपनिंग प्रॉफिट प्रीवियस ईयर तक के, और ये है करंट ईयर। ओके बेटा, तो ये प्रॉफिट है करंट ईयर का आफ्टर टैक्स। बेटा जो डिविडेंड देते हैं ना, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी डिविडेंड, वो बेटा पहले देते हैं करंट ईयर प्रॉफिट से, और वो ना हो तो पिछले साल के प्रॉफिट से भी दे सकते हैं। मतलब ये प्रॉफिट फुल टू अवेलेबल है डिविडेंड पेमेंट के लिए। ये प्रॉफिट फ्री है डिविडेंड देने के लिए। आप जब चाहे तब इस प्रॉफिट से जितना चाहे उतना डिविडेंड दे सकते हैं, जितना चाहे उतना, जब चाहे तब डिविडेंड दिया जाना अलाउड है। ये है करंट ईयर प्रॉफिट और ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। लेकिन बेटा कभी कभी कंपनी क्या करती है, इस P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट जनरल रिजर्व में भी भेजती है। प्रॉफिट का ट्रांसफ़र P&L अप्रोप्रिएशन से होता है जनरल रिजर्व में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व बेटा पहले, अब तो नहीं, पहले तो ये डिविडेंड प्रॉफिट का ट्रांसफ़र टू रिजर्व कंपलसरी हुआ करता था कुछ केसेस में। अब वो कब क्यों उससे मैं मतलब नहीं, पहले प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कंपलसरी हुआ होता था इन सर्टेन केसेस। लेकिन अब ऐसा कंपल्शन नहीं है। मतलब कंपनी प्रॉफिट को ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इसको कंपनी भेज सकती है, जनरल में भेज भी सकती है और नहीं भी। लेकिन यदि कंपनी ने प्रॉफिट को भेजा है जनरल रिजर्व में, मतलब कंपनी अभी इस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटने में इंटरेस्टेड नहीं है। कंपनी इससे डिविडेंड बांट सकती है इन प्रॉफिट से, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट को रोक के रख लिया और डाल दिया जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो कंपनी का इंटेंशन क्या है कि इससे डिविडेंड ना बांटा जाए। लेकिन बेटा फिर भी एक्ट कहता है कि ये भी डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, क्योंकि जिस प्रॉफिट से ये रिजर्व बना है, जब ये प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है
तो फिर ये प्रॉफिट भी डिविडेंड के लिए अवेलेबल है और ये भी फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये बनाना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। कंपनी ने अपने इच्छा से इसे बनाया है, वॉलंटरी इसको क्रिएट किया है। तो अब देखना ये है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से बनाया है, वॉलंटरी बनाया है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, तो क्या अपनी कंपनी अपनी इच्छा से इसको यूज़ भी कर सकती है? क्या कंपनी इससे डिविडेंड दे सकती है? तो अब हमारा क्वेश्चन है, डिविडेंड डिक्लेरेशन आउट ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन या डिविडेंड पेमेंट आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ये हमारा क्वेश्चन है। बेटा कंपनी का इंटेंशन था इसको बचा के रखना, तभी तो उन्होंने इस प्रॉफिट को डाल दिया था रिजर्व में, बचा लिया था, सेविंग थी। तो क्या आप कंपनी सेविंग को यूज़ कर ले? बेटा आप जानते हैं एक व्यक्ति अपनी सैलरी से कुछ बचा के रखता है। देखिए बेटा, एक व्यक्ति को सैलरी मिलती है, मान लो उसको 30,000 रुपये मिली है सैलरी पर मंथ। बेटा उसमें से वो क्या करता है, कुछ तो खर्च करता है, एक्सपेंसेस। तो बेटा उसने उसे 5,000 रुपये बचा लिए, रिटर्न कर लिए, रख लिए, रोक लिए। बेटा ये काम आएंगे इमरजेंसी में, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी फैमिली फंक्शन आ जाए, तो उसके लिए वो ये यूज़ करेगा। बेटा 25,000 वो यूज़ करेगा रेगुलर वे में, लेकिन 5 यूज़ करेगा स्पेशल केस में। तो ऐसे ही कंपनी ने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डाल दिया है जनरल रिजर्व में फ्यूचर के यूज़ के लिए। तो जैसे इससे यूज़ कंपनी, व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है इमरजेंसी में। अब व्यक्ति बीमार पड़ गया तो क्या इसको बचा के रखेगा? ऑपरेशन कराना है, मेडिसिन खरीदना है, डॉक्टर को दिखाना है, एक्सरे करवाना है, मेडिकल कुछ भी एक्सपेंसेस करना है, तो वो इसमें से कर सकता है। इमरजेंसी में उसको डेफिनेटली यूज़ करेगा वो। ऐसा नहीं कि उसको बचा के रखेगा हमेशा ही। डॉक्टर कह रहा बोले फीस ला, ऑपरेशन करना है, बोले नहीं भाई मैं तो ये बचा के रखूँगा, क्या मतलब इस सेविंग का? तो बेटा उसी तरह से जैसे व्यक्ति इमरजेंसी में स्पेशल सर्कमस्टांस में अपनी सेविंग यूज़ कर सकता है, तो वैसे ही एक कंपनी भी स्पेशल केसेस में, इमरजेंसी में, स्पेशल सिचुएशन में अपनी सेविंग को यानी जनरल रिजर्व को यूज़ कर सकती है। डिविडेंड देने में जनरल रिजर्व भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो हमें बस यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि इस जनरल रिजर्व से डिविडेंड कैसे बांटा जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने चैप्टर का इंट्रो लिया है कि ये चैप्टर है क्या। बेटा चैप्टर है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो बेटा पहली चीज़ तो ये है, कंपनी रिजर्व से डिविडेंड कब बांटेगी? जब कंपनी में इसका लॉस हो या प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो। यदि कंपनी के पास ऑलरेडी प्रॉफिट है तो फिर रिजर्व से डिविडेंड क्यों बांटेंगे? ओके, तो बेटा अब हम कंपनी, यहाँ पर कंपनी कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, आउट ऑफ जनरल रिजर्व सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन क्या है, दैट इज कंडीशंस। देखिए नंबर 1 बेटा, कंडीशन नंबर 1, कंपनी डिविडेंड दे सकती है? हाँ दे सकती है। कंडीशन क्या है बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड shall not be more than average rate of dividend of preceding 3 years, preceding 3 years। पिछले 3 साल में जो रेट रही है उससे ज़्यादा डिविडेंड देना कंपनी को अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हो बेटा, जैसे अभी 2019-20 है, ये है जिसमें डिविडेंड देना है, इसमें डिविडेंड देना है जनरल रिजर्व में से। ठीक है बेटा, डिविडेंड देना है। अब यहाँ पर बेटा इसके पिछले 3 साल क्या हुआ? 18-19, 17-18 और 16-17, 16-17, 17-18, 18-19, ये है
प्रीसीडिंग 3 ईयर, ये है पिछले 3 साल। जिस ईयर में डिविडेंड देना है जनरल रिजर्व में से, उसके प्रीसीडिंग 3 ये हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में मान लो यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ की रेट ऑफ डिविडेंड कुछ दी हुई है, मान लो कुछ भी बेटा 10% या जो भी दिए, यहाँ की जो रेट ऑफ डिविडेंड दी है 12% मान लो है, और यहाँ की 15% रही है, और यहाँ की बेटा 9% रही है। ठीक है, तो 10, 20, 30, 31, ये होगी 36% टोटल 3 साल का ना बेटा। 36 ना डिवाइड बाय 3 करा, एवरेज क्या आया 12%। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी की एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है, ये है एवरेज रेट, पिछले 3 साल का एवरेज है 12%, ये है एवरेज रेट। कंपनी यदि चाहे कि इस जनरल रिजर्व से डिविडेंड दे दे 13%, नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं बेटा, रूल कहता है पिछले 3 साल की जो रेट है उससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं, प्रीसीडिंग 3 ईयर, ये है प्रीसीडिंग 3 ईयर। इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर बोले तो जिस साल डिविडेंड देना उसके पिछले 3 साल में एवरेज रेट रही है 12, फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम्पल में, तो कंपनी 12 से ज़्यादा नहीं दे सकती। हाँ, कंपनी चाहे कि 11% अलाउड है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड है क्योंकि एवरेज रेट से कम है। ओके बेटा, तो ये एक कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 3 साल की जो एवरेज रेट है उससे ज़्यादा डिविडेंड कंपनी नहीं दे सकती आउट ऑफ जनरल रिजर्व। अब ये रूल क्यों बना होगा सोचना, वो वजह बेटा हम सोच सकते हैं, ऐसे कोई लिखा हुआ तो नहीं बुक्स में, सोच ये सकते हैं कि जब प्रॉफिट होते हुए रेट 12 रही है, जब प्रॉफिट होते हुए एवरेज रेट 12% रही है, तो प्रॉफिट ना, नो प्रॉफिट, तभी तो बेटा डिविडेंड दे रहे हैं जनरल रिजर्व से, क्योंकि रिजर्व से डिविडेंड कब देते हैं, जब प्रॉफिट नहीं हो। बेटा जब प्रॉफिट था, देयर वाज प्रॉफिट, तब डिविडेंड था बेटा 12%। अब जब प्रॉफिट नहीं है तो बेटा 12 से ज़्यादा देना क्या लॉजिकल लगता है, नहीं। जब प्रॉफिट होते हुए कंपनी ने 12% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया, 12% दिया ऑन एवरेज, तो अब 12 से ज़्यादा कैसे दे सकते हैं जबकि प्रॉफिट नहीं है। हाँ बेटा ये जरूर है, आप कहेंगे कि भाई डिविडेंड दो ही मत, जब प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड, नो डिविडेंड। अरे लेकिन बेटा सोचो ना, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो मार्केट में न्यूज़ क्या आ जाएगी, यार कंपनी ने असल डिविडेंड नहीं दिया, अरे क्यों नहीं दिया, अरे यार कंपनी की हालत ख़राब है। मार्केट में शेयर्स के रेट डाउन हो जाएंगे, शेयर होल्डर को एक बड़ा झटका लगेगा, शेयर्स के रेट कम होने से उनकी वर्थ कम हो जाएगी। तो ये झटके से बचने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड की रेट को मेंटेन करने के लिए, इसमें पब्लिक को ये मैसेज देने के लिए कि हमारे पास इनफ फंड है, हम स्टेबल रेट से डिविडेंड देंगे, तो कंपनी की मार्केट में शेयर्स की रेट कम नहीं होगी, इसलिए डिविडेंड देना पड़ता है। नो डिविडेंड वाली बात हटा दो, डिविडेंड देना पड़ेगा आउट ऑफ सेविंग, दैट इज़ कॉल्ड जनरल रिजर्व। बस ये है कि जब प्रॉफिट होते हुए 12%, मतलब एवरेज रेट 12 है हमारे एग्जाम्पल में, प्रॉफिट होते हुए इतना दिया, तो अब जब प्रॉफिट नहीं है तो फिर इससे ज़्यादा क्यों दें, ये लॉजिक रहा होगा यदि आपको समझ में आया हो तो। ठीक है बेटा, तो एक रूल आपने ये समझ लिया कि पिछले 3 साल की एवरेज रेट से ज़्यादा डिविडेंड देना अलाउड नहीं है आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और लॉजिकल भी है, रूल सही बना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा पहला रूल। ठीक है बेटा, और क्या डिविडेंड दे सकते हैं इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन हमने देख ली। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व is 1/10 of पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा ये इक्विटी प्रेफरेंस नहीं बोला, मतलब दोनों ही हुई ना, पेड अप मतलब शेयर कैपिटल, इक्विटी और बोथ में मिला के
पेड अप शेयर कैपिटल प्लस पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व वो जहाँ से डिविडेंड दिया जा सकता है, फ्री रिजर्व होना चाहिए, जहाँ से डिविडेंड की देने की संभावना है, जहाँ से डिविडेंड देना अलाउड है, उनको बोलते हैं फ्री रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब जो बैलेंस शीट का ऑडिट हो चुका है, उस बैलेंस शीट में जो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है उसके 1/10 से ज़्यादा आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते जनरल रिजर्व से डिविडेंड देने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, समझते हैं। तो पढ़ तो लिया बेटा आपने, क्या कहा है देखिए। जैसे कि कंपनी की पेड अप कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, P&L का बैलेंस क्रेडिट 120 या इक्विटी शेयर कैपिटल ये है, और बेटा जनरल रिजर्व ये है 7 लाख रुपीज़, ठीक है 7 लाख, और कैपिटल रिजर्व 2 लाख। बट आप जानते हैं कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं है, इससे डिविडेंड देना अलाउड नहीं है, लेकिन जनरल रिजर्व फ्री है। हाँ ठीक है बेटा। अब देखिए, अब ये जो है ना पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बेटा ये है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका फंडिंग कितना होता है बेटा 20 लाख प्लस 60 लाख, ये है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। बेटा ये फ्री रिजर्व नॉट ए फ्री रिजर्व ना, इसको हटा दो, ये फ्री रिजर्व नहीं है ना बेटा। तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है 27 लाख, 27 लाख का 10% होता है बेटा 270। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी इस 7 लाख रुपए के जनरल रिजर्व से डिविडेंड देने के लिए कितना निकाल सकती है बेटा, कितना अमाउंट निकाल सकती है जनरल रिजर्व से, कितना होता है बेटा, तो कितना होता है बेटा कैपिटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 1/10 मतलब यह 270 ही निकाल सकती है डिविडेंड देने के मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। मतलब कंपनी डिविडेंड देने के लिए उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकती। ओके, तो ये हुआ रूल नंबर सेकंड कि कंपनी कितना अमाउंट मैक्सिमम निकाल सकती है डिविडेंड देने के लिए आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो रूल है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा 1/10 से ज़्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकती जनरल रिजर्व फॉर पेमेंट। नोट current year loss if any shall be set off first out of reserve so drawn। मतलब बेटा क्या होगा, अभी जिसमें मैंने बताया कि कंपनी की पेड अप कैपिटल थी मान लो 20 लाख है ना बेटा, ये थी पेड अप कैपिटल, और कंपनी का जनरल रिजर्व कितना था बेटा 7 लाख, दोनों का टोटल कितना हुआ 27 लाख, इसका 1/10 हुआ 270 हमने देखा बेटा। कंपनी मैक्सिमम अमाउंट जो निकाल सकती है बेटा मैक्सिमम विड्रॉवल, ये मैक्सिमम विड्रॉल परमिसिबल है फॉर डिविडेंड पेमेंट बेटा 270 इस साल में। अब बेटा हम ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल तो है मैक्सिमम, लेकिन इसमें से बेटा क्या हुआ, करंट ईयर में जी कंपनी को लॉस हुआ था 40,000 का, तो पहले क्या करना पड़ेगा 40 का लॉस इससे सेट ऑफ करो, और इसका मतलब ये कंपनी डिविडेंड कितना दे पाएगी 2,30,000। ओके, तो बेटा हम फिर इतना ही डिविडेंड दे पाएंगे 270 विड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उसमें से पहले सेटअप करना पड़ेगा करंट ईयर लॉस इफ़ एनी।
तो कंपनी डिविडेंड कितना दे पाएगी मैक्सिमम 230 का डिविडेंड दे पाएगी आउट ऑफ जनरल रिजर्व, क्योंकि करंट ईयर का लॉस इसमें से फर्स्ट सेट ऑफ किया गया। ओके, ये भी ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद थर्ड रूल क्या ध्यान रखेंगे बेटा? जनरल रिजर्व shall be at least 15% of paid up share capital after above withdrawal. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि जो आपने पॉइंट नंबर सेकंड में पढ़ा कि हम 110 निकाल सकते हैं, वो निकालने के बाद आपका रिजर्व आपकी पेड अप केबल के 15% से कम नहीं रहना चाहिए। शेयर केबल का 15% कम से कम आपके रिजर्व में बचा रहना चाहिए। कंपनी ने ये सारे रूल लगाकर कंपनीज एक्ट ने क्या कोशिश की है कि रिजर्व को यूज़ किया जाए, इमरजेंसी में यूज़ किया जाए, इन करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो यूज़ किया जाए, लेकिन एक लिमिट तक। कहीं कंपनी अपने सारे भंडार खाली ना कर दें, सारे रिजर्व ख़त्म ना कर दें, इसलिए एक लिमिट लगा दी गई है कि एक साथ कंपनी ज़्यादा डिविडेंड ना बांट दे। इसलिए कंपनी एक्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन आउट ऑफ जनरल रिजर्व पे रूल्स लगा करके, वो ये रूल हमने पढ़े हैं। तो पहला रूल क्या है कि पिछले 3 साल की जो एवरेज रेट है उससे ज़्यादा डिविडेंड ना हो। दूसरा ये है कि हम पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 110 से ज़्यादा अमाउंट रिजर्व से विड्रॉ नहीं कर सकते, और उसमें भी पहले करंट ईयर लॉस सेट अप करेगा। और थर्ड ईयर विड्रॉल के बाद हमारे रिजर्व कम से कम पेड अप कैपिटल का 15% बचे रहे। मान लो हमारी पेड अप कैपिटल बेटा कितनी थी हमारे पिछले एग्जाम्पल में, जैसे बेटा हमारी पेड अप कैपिटल थी 20 लाख और रिजर्व था कितना बेटा 7 लाख। तो ये थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, इस पेड अप कैपिटल का 15% मतलब 3 लाख। मतलब इस 7 लाख में से आप मैक्सिमम कितना आप बेटा चाहो कि इस रिजर्व में से, मतलब इन थर्ड रूल का कहना है कि विड्रॉल के बाद कम से कम इसमें 3 लाख बचा रहे, 3 लाख बचा रहे सेव्ड, और कंपनी 4 लाख निकाल सकती है थर्ड कंडीशन से। भले वो सेकंड कंडीशन अलग है, लेकिन थर्ड कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा ये। ठीक है बेटा, कि हमारे रिजर्व में कम से कम पेड अप कैपिटल, बेटा पेड अप कैपिटल कितनी है 20 लाख, इसका 15% हुआ 3 लाख, कम से कम रिजर्व में 3 लाख बचा रहे विड्रॉवल के बाद, तो कंपनी अधिक से अधिक कितना विड्रॉ कर पाएगी 4 लाख। हाँ, सेकंड कंडीशन परमिट नहीं करेगी कि 4 विड्रॉ कर रहे, सेकंड बोलती है 270, लेकिन मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ कि थर्ड कंडीशन बोलती है कि आपके रिजर्व में कम से कम पेड अप कैपिटल का 15% बचा रहना चाहिए। ओके, ये रूल मैंने बेटा आपको लिखवा दिए। अब इन सबको समझेंगे हम विथ एग्जाम्पल। अभी हमने सिर्फ रूल लिखे हैं, थ्योरी देखी है, अब इसका हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके बेटा, वन बाय वन देखेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं बेटा। वैसे बेटा एक काम कर सकते हैं, एग्जाम्पल तो हम करेंगे ही, पर मैं आपको एग्ज़ाम लेवल की बात करूँगा। बेटा हमारे कई बार एग्जाम लेवल के ऊपर चले जाते हैं, मतलब हम ज़्यादा डिटेल पढ़ लेते हैं। यदि मैं एग्ज़ाम लेवल तक की बात करूँ कि एग्ज़ाम में जैसे मॉड्यूल के तो क्वेश्चन देखें, तो देखिए बेटा, यदि हम ये हमने कंडीशन देखी है, इसके मैं एग्जांपल लूँगा नो डाउट बेटा। हम इसमें यदि कुछ एग्ज़ाम लेवल से ऊपर या मॉड्यूल से ऊपर लेवल जाना चाहे तो हम एग्जांपल ज़रूर देखेंगे, पर मैं आपको एक बार मॉड्यूल लेवल टच कर दूं कि मॉड्यूल में क्वेश्चन कैसा है। बेटा ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं, तीनों रूल आपको याद होंगे कि पेड आपकी जो डिविडेंड रेट है वो 15% पिछले 3 साल की रेट से ऊपर ना हो, और आप मैक्सिमम अमाउंट कितना निकाल सकते हैं रिजर्व से, पेड अप कैपिटल फ्यूचर का 110, और तीसरा है कि विड्रॉल के बाद आपके रिजर्व में पेड अप का 15% बचा रहना चाहिए। ओके,
अब बेटा जैसे ये रूल्स पढ़ने के बाद आपको रूल रटने तो होंगे बेटा, ये लॉ है, लॉ में रटने का होता है, लॉजिक थोड़ा बहुत होता है, मैंने बता दिया कि फर्स्ट रूल के पीछे लॉजिक क्या है, सेकंड थर्ड के पीछे लॉजिक कुछ नहीं, बस ये है कि कंपनीज एक्ट चाहती है कि कंपनी सारा प्रॉफिट एक साथ विड्रॉ ना कर ले। ठीक है, डिविडेंड देना ज़रूरी है आउट ऑफ जनरल रिजर्व, नहीं तो मार्केट में रेट डाउन होंगे, पर कहीं कंपनी ज़्यादा डिविडेंड ना दे, कंपनी रिजर्व बचा के रखे, एकदम सारे रिजर्व ख़त्म ना कर दे, तो उसके लिए ये रूल बनाया है। ठीक है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, हम यदि एक क्वेश्चन देखें स्टडी मॉडल का, ठीक है, तो बेटा वो क्वेश्चन के बाद में आप कहेंगे सर क्वेश्चन के बाद मैं उसके बाद आपको एग्जांपल जो दूंगा ना बेटा, वो उस क्वेश्चन से थोड़े अपर लेवल होंगे। वो क्वेश्चन जो है हम मॉडल का पहले कर लेते हैं कि देखिए वो कितना आसान है। ओके, यूजिंग दिस रूल एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा, हमारा स्टडी मॉडल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर स्टडी मॉड्यूल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ स्टडी मॉड्यूल आपके नोट्स में भी होगा, आप नोट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने नोट्स निकाल लिए होंगे, उसमें क्वेश्चन 4 देख लिया होगा, और जिसके पास नोट्स नहीं है वो मॉड्यूल से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 ऑफ द मॉड्यूल। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2012, XYZ Limited proposes to declare 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। कंपनी अपने जनरल रिजर्व से डिविडेंड देना चाहती है। क्यों देना चाहती है? क्योंकि प्रॉफिट इस साल इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट सफिशेंट नहीं है। तो बेटा यदि प्रॉफिट इस साल सफिशेंट होते तो फिर जनरल रिजर्व हम क्यों यूज़ करते? हम रिजर्व तभी यूज़ करते हैं जब करंट ईयर में लॉस हो या प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो, और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the amount that can be utilized from general reserve, comma, according to companies। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रूल, बेटा ये रूल ही तो हमने पढ़े हैं वहाँ, यही तो एक्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, यही तो हमने रूल पढ़े हैं वहाँ पर, यही कंपनी के रूल है। हमें रूल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, इतना हम याद नहीं कर पाएंगे, बस हम तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। वैसे तो पहला क्या बेटा, प्रेफरेंस कैपिटल 1750 है, ये भी तो पेड अप कैपिटल है, और 80 लाख रुपीज़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है। जनरल रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 25 लाख है, कैपिटल रिजर्व 3 लाख है। बेटा कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं है, ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, हाँ, लेकिन जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है। तो पेड अप कैपिटल बेटा कितनी हुई, 97,50,000, और फ्री रिजर्व कितना हुआ, 25 लाख। ठीक है बेटा, और फिर क्या है इधर, रिवोल्यूशन रिजर्व है, नो, ये भी डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, ये भी फ्री रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता है। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, बेटा ये करंट ईयर में प्रॉफिट है, तो बेटा यदि करंट ईयर में प्रॉफिट है तो लॉस नहीं है। उन्होंने कहा था प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट है पर प्रॉफिट पर्याप्त नहीं हो। प्रॉफिट कितने हैं बेटा, 3 लाख, इसका मतलब कंपनी डिविडेंड देना चाहती है 3 लाख से ज़्यादा। ठीक है, तो कंपनी पहले तो डिविडेंड में डेफिनेटली करंट ईयर प्रॉफिट यूज़ करेगी, और फिर जो कम पड़ेगा उसी को यूज़ करेगी जनरल रिजर्व में से। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स हैज़ बिन 12%। कंपनी में डिविडेंड की रेट बेटा 12% रही है पिछले 3 सालों में, ये उन्होंने दे दिया। मतलब कंपनी 12% की रेट देती रही है ऑन एन एवरेज पिछले सालों में, और इस साल कंपनी देना चाहती है बेटा कितना परसेंट, 10%। क्या दे सकती है? हाँ, कंपनी बेटा 10 मतलब 12% से कमी है ना, पिछले 3 साल की रेट एवरेज 12 रही है। अच्छा, कंपनी सोचती है हम तो 15% दे दें, नो, नहीं दे सकती। जब प्रॉफिट था तो बेटा आपने 12 दिया, अब प्रॉफिट नहीं है तो 15 कैसे दोगे? एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर से ज़्यादा डिविडेंड देना अलाउड ही नहीं है आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो प्रीवियस ईयर की 3 ईयर की एवरेज रेट 12 है, और कंपनी ने जो प्रपोज किया है वो 10 ही किया है, तो कंपनी की फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होती है। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम देख चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं हम सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा इसका। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है बेटा, मॉड्यूल का जो भी नंबर है वो डालें आप। तो बेटा यहाँ पर तीनों कंडीशन आपके सामने है, वो देखते हुए पहला, यहाँ पर हम ये लिखेंगे, हम ये सब टेस्ट लगाएंगे बेटा, ये सारे टेस्ट लगाएंगे, सारी कंडीशन चेक करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व के लिए। तो कंपनी
want to pay बेटा देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कंपनी का जो करंट ईयर प्रॉफिट है वो आपके पास है बेटा, ठीक है ना, मिल गया बेटा क्वेश्चन में आपने देखा। अब देखिए कंपनी की इक्विटी कैपिटल है बेटा 80 लाख और प्रेफरेंस है 17,50,000। ओके, तो बेटा इक्विटी डिविडेंड क्या बोला है 10%। बेटा 10% जो रेट दी है 10% डिविडेंड देना चाहती है, ये किसके लिए है, इक्विटी के लिए या प्रेफरेंस के लिए? अच्छा ये तो लिखा नहीं है, बस ये लिखा है कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। बेटा इक्विटी की तो रेट तय नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस की रेट तो 9% फिक्स्ड है। जब उसकी 9% है तो ना ज़्यादा अलाउड है ना कम, तो फिर वो 10% किसके लिए है, वो है इक्विटी के लिए। ओके बेटा, इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% है ना बेटा। बट preference dividend at the rate of 9% on 1750 must be payable prior to equity dividend। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, मतलब कंपनी को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा बेटा, कंपनी को सबसे पहले तो देना पड़ेगा, कैलकुलेट कीजिए ना बेटा, 17,50,000 का 9%, कितना हुआ बेटा, ये हुआ ₹157,500। ओके, ये तो आ गया प्रेफरेंस। अच्छा बेटा, करंट ईयर प्रॉफिट 3 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल 157,500 इन प्रायोरिटी। बेटा यदि आपके पास अब 3 लाख रुपीज़ में से जो करंट ईयर प्रॉफिट है उसमें से आपने 157,500 क्या दे दिया, प्रेफरेंस, बचा 142 करंट ईयर प्रॉफिट। अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, है ना बेटा, और इक्विटी डिविडेंड प्रपोज्ड, इक्विटी डिविडेंड प्रपोज्ड वो देना है बेटा इनको कितना, वो ये देना चाहते हैं कितना बेटा, ये देना चाहते हैं, इक्विटी कैपिटल कितनी है 80 लाख, पेड अप कैपिटल 80 लाख, 80 लाख का कितना परसेंट 10% देना चाहते हैं बेटा, वो देना चाहते हैं 8 लाख। बेटा कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इनके लिए 8 लाख के लिए, प्रॉफिट 142,500 अवेलेबल। अब बेटा क्या करो, 8 लाख हटा दो इसमें से, ये हम कर क्या रहे हैं बेटा आपके सामने आएगा। ये क्या आया बेटा, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये है विड्रॉल फ्रॉम जनरल रिजर्व required to pay equity dividend at the rate of 10%। बेटा देखिए कंपनी के पास 3 लाख का प्रॉफिट था करंट ईयर में,
इतना वो दे देगी प्रेफरेंस डिविडेंड, इतना बचेगा इक्विटी डिविडेंड के लिए। इक्विटी कंपनी देना चाहती है 8 लाख ना बेटा, 80 लाख का वो देना 10% देना चाहती है, तो 8 लाख डिविडेंड देना चाहती है बेटा। 8 में से 142,500 तो देगी करंट ईयर प्रॉफिट से। अब कम पड़ रहा है 657,500 बेटा, 657,500 जो कम पड़ रहा है ये कंपनी कहाँ से लाएगी? जनरल रिजर्व से। तो ये कंपनी को जनरल रिजर्व से निकालने की आवश्यकता है। अब देखना है कि कंपनी इतना निकाल सकती है या नहीं। उसके लिए हमको बेटा कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो सेकंड थर्ड वाली। फर्स्ट कंडीशन हम देख ही रहे हैं, तो हम देखते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम आगे सॉल्यूशन बनाते हैं। हम सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट। बेटा कंडीशन फर्स्ट पहले चेक करेंगे, ये वाली मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, या हम यूँ लिखें रेट ऑफ डिविडेंड out of general reserve shall not be more than, ये बेटा हमारा रूल फर्स्ट है, shall not be more than average rate of preceding 3 years, preceding 3 years डिविडेंड। ये तो रूल है बेटा, ये हमने मेंशन कर दिया। अभी तो ऊपर लिखा ही था अपन ने, पर एग्जाम में वैसा लिख के आगे कि रूल ये है। इन द गिवन क्वेश्चन या इन द गिवन केस एवरेज रेट of preceding 3 year, average rate of dividend of preceding 3 year is 12%. So company can give 10% डिविडेंड एज प्रपोज्ड। दे सकते ना बेटा 10%, क्योंकि 12% से कम ही है। तो पिछले 3 साल की एवरेज 12 है और कंपनी देना चाहती है सिर्फ 10, तो बेटा एवरेज से कम है तो दे सकती है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या है बेटा? मैक्सिमम विड्रॉवल फ्रॉम जनरल रिजर्व इज 1/10 of paid up share capital and free reserve। अब यहाँ पर पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख तो बेटा इक्विटी है और 1750 प्रेफरेंस है, 97,50,000 और फ्री रिजर्व बेटा कितने हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व तो फ्री नहीं है ना, नहीं है ना कैपिटल रिजर्व फ्री है ना रेवोल्यूशन रिजर्व फ्री है। तो बेटा 25 लाख ये है बेटा जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और रेवोल्यूशन रिजर्व फ्री नहीं है, नोट लगा के आ सकते हैं, दे आर नॉट फ्री एंड नॉट टेकन। ठीक है, तो ये हुआ बेटा कितना हुआ, टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाया हमने 97,50,000 प्लस 25 लाख, ये बेटा हुआ 1,22,50,000। इसका बेटा हमने किया ये हो बेटा 1/10 of
1,22,50,000, इसका हमने किया 1/10। ओके, तो क्या है बेटा 1225 is possible withdrawal from जनरल रिजर्व ना बेटा। बेटा इतना निकाल सकते हैं ना 1/10, इतना निकाल सकते हैं हम रिजर्व से 1/10, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी बेटा, हमें ज़रूरत तो 57,500 की है, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ विड्रॉवल इज ओनली 657,500 बेटा। कैसे, फिर से देखो आप, प्रॉफिट हमारे पास बेटा 57,500, तो हमें डिविडेंड देना है इक्विटी 8 लाख, प्रॉफिट अवेलेबल है 142 है ना, प्रेफरेंस देने के बाद भी प्रॉफिट इतना बचा है, तो पहले तो इस प्रॉफिट से डिविडेंड देंगे, फिर 8 लाख में से इतना दे दिया, प्रॉफिट से कम पड़ रहा है, इतना ही तो विड्रॉल रिक्वायर्ड है, 657,500 का विड्रॉल रिक्वायर्ड है, और सेकंड कंडीशन 12,25 का विड्रॉल अलाउ करती है। सो कंपनी कैन पे 10% dividend out of general reserve as per this condition। बेटा सेकंड कंडीशन के हिसाब से कंपनी डिविडेंड बिल्कुल दे सकती है 10%, क्योंकि कंपनी के सेकंड कंडीशन ये रूल की बोलती है आप 12-25 तक निकाल सकते हो डिविडेंड देने के लिए, और आपको तो सिर्फ 57,500 ही निकालना है, तो बेटा 57,500 निकालेंगे ना, 12 क्यों निकालेंगे, वो तो एक मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये भी चेक कर लो। थर्ड कंडीशन वो क्या है बेटा, फ्री रिजर्व, मतलब हम यूँ कहें जनरल रिजर्व एटलीस्ट कम से कम which must remain after above withdrawal is 15% of paid up capital। ये हमने कंडीशन बेटा लिख दी एग्ज़ाम में, है ना, वो तो बेटा हमने जो ऊपर लिखी थी वो तो हमने थ्योरी के लिखी थी, एग्ज़ाम में तुमको लिख के आनी पड़ेगी ये हम क्या कर रहे हैं बेटा। पेड अप कैपिटल ये है 97,50,000, यहाँ पर हमने अप्लाई किया 15%, ये क्या है बेटा 15% निकालना पड़ेगा 97,50,000 का 15%, 14,62,500। जनरल रिजर्व must remain after withdrawal। बेटा इतना रिजर्व बचा रहना चाहिए, इतना हम रिजर्व विड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि क्या है ये कंडीशन कि इतना रिजर्व बचा रहना चाहिए। ठीक है बेटा, 14,62,500 का रिजर्व बचा रहना चाहिए। ओके, तो बेटा अब क्या करना है, अब यहाँ पर जनरल रिजर्व अवेलेबल 25 लाख और विड्रॉल रिक्वायर्ड बेटा कितना ज़रूरत है वहाँ पर 657,500 ही रिक्वायर्ड है, हमें तो 657,500 ही रिक्वायर्ड है बेटा। ये निकालने के बाद 25 लाख में से इतना निकालने के बाद कितना बचना चाहिए, देखिए बेटा 25 लाख माइनस 657,500, बेटा इतना बचा
हमारे पास रहेगा रिजर्व which will remain आफ्टर डिविडेंड। बेटा यदि डिविडेंड 10% देते भी हैं तो बेटा इतना बचा रहेगा, जबकि हमें इतना बचा रहना चाहिए। कैसे ज़्यादा बच रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड कंडीशन कहती है कि आपके पास आपकी पेड अप कैपिटल का 15% बचा रहना चाहिए। इतना एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट इतना बचा रहे, कम से कम बचा रहे। और बेटा हमारे पास उससे ज़्यादा ही बचा है ना, 25 लाख में से बेटा हम इतना ही निकालेंगे ना डिविडेंड देने के लिए, और इतना बचा रहेगा। बेटा ये जो बचा रहेगा वो इससे ज़्यादा हो गया। और ज़्यादा कैसे हो गया, अब क्या करें? अरे बेटा ज़्यादा बच गया तो चलेगा ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना बचा रहे। कम से कम रिजर्व 1462 बचा रहे और हमारे पास तो 1842 बचा हुआ है। तो बेटा इस कंडीशन से भी हम निकल गए, मतलब हम इसके हिसाब से भी डिविडेंड देने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या बेटा? तो कंपनी कैन पे 10% डिविडेंड as per this condition, तीनों कंडीशन फुलफिल होगी ना बेटा, ठीक है। तो फाइनली कंपनी तीनों कंडीशन से निकल गई। पहली कंडीशन क्या है, एवरेज से ऊपर ना हो, एवरेज 12 है और कंपनी देना चाहती है 10, दे सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, कि जो हमारा पेड अप कैपिटल फ्रीजर है उसका 1/10 हम निकाल सकते हैं, मतलब हम निकाल सकते हैं 12/25, और हमें आवश्यकता सिर्फ 657 की है, ये भी पूरा हो गया। थर्ड कंडीशन कहती है कि हमारे पास पेड अप कैपिटल का 15% बचा रहे, 14,62,000 1462,500 बचा रहे, और बच रहा है 1842, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड कंडीशन भी परमिट करती है, कंपनी 10% डिविडेंड दे सकती है। तो हमने ये मॉड्यूल का क्वेश्चन किया है कि तीनों कंडीशन फुल इसमें हो जाती है, इसलिए कंपनी जो डिविडेंड 10% देना चाहती है इक्विटी, वो दे सकती है। ओके, तो ये है मॉड्यूल का एक क्वेश्चन। वैसा ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो आपको बेटा पहले इसी तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब मैं आपको अभी और समझाऊंगा विद एग्जांपल। पर वो क्वेश्चन इससे थोड़े से मतलब टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन पहले हम एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन, मॉडल के लेवल के क्वेश्चन देख लें। तो आपको ये क्वेश्चन को, इवन इसी क्वेश्चन को बेटा आप फिर से एक बार ट्राई करें, अच्छे से समझें और लिख लें भले, लेकिन फिर से एक बार ट्राई करें। ओके, और बेटा मैं आपको आगे हम इस पर एक लेक्चर और लेंगे और इसको कवर करेंगे, क्योंकि हमने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया है। बस एक मॉड्यूल का मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, और आपको ये तीनों कंडीशन रट कर जानी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बेटा प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। ओके बेटा, आपके जो भी डाउट है आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें और मैं आपको आपके डाउट बिल्कुल सॉल्व करूँगा। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस लेक्चर के लिए। ओके।